नमस्कार। आज हमें समकालीन भारत भाग 2 पुस्तक का पहला जो अध्याय है संसाधन एवं विकास, इसका अध्ययन करना है। सबसे पहले हमें यह समझना है इसके अंतर्गत कि संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए जीवन में उपयोगी है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब प्रकृति से इन्हें प्राप्त करने के लिए मानव के पास प्रौद्योगिकी है। मानव के पास इनको प्रकृति से प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी है, यानी तकनीक है। सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है ये, और इनका कोई वैल्यू यानी मूल्य है। उनको हम संसाधन कहते हैं। यानी जो भी प्रकृति में वस्तुएं उपलब्ध है, मानव के लिए उपयोगी है, यानी मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। मानव जो है वह प्रकृति की सहायता से, मानव जो है वह प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति के साथ क्रिया करता है और प्रकृति से उन चीज़ों को प्राप्त करके संस्थाओं में ले जाकर और आर्थिक विकास करता है। जैसे मानव किसी भी तकनीक का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और प्रकृति से फॉर एग्जाम्पल खनिज को प्राप्त करता है और उद्योगों के अंदर यानी संस्थाओं के अंदर ले जाकर मानव अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करके और अपना आर्थिक विकास करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि मानव का प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाओं यानी उद्योगों के बीच एक अंतर संबंध रहता है, जो कि आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो संसाधन होते हैं उनको हम मुख्यतया दो भागों में बांटते हैं। एक वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं होते बल्कि मानव अपनी आवश्यकता के लिए स्वयं निर्माण जिनका करता है उनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी हम संसाधन को मुख्यतया दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे अगर अपन बात करें तो वायु है, जल है, मृदा है, इन सब का जो निर्माण है, खनिज संसाधन है, जीवाश्म ईंधन है, इन सब का निर्माण जो है वो प्रकृति के द्वारा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब मानवीय संसाधन कौन से होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति नहीं करती है, मानव करते हैं? तो उसके अंदर हमारा घर है जिनका निर्माण मानव करता है, सड़कें हैं, रेलवे हैं, पुल है, यानी इमारतें, जो भी चीज़ें यानी मानव के द्वारा जो निर्मित है उनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। अब जो प्राकृतिक संसाधन है इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण निरंतर जो है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चलता रहता है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको रासायनिक और जैविक प्रक्रिया के द्वारा पुनः निर्मित किया जा सकता है उनको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जिनको हम वापस से जिनका निर्माण नहीं कर सकते, यानी उनके एक सीमित भंडार होते हैं और एक लंबी प्रक्रिया के बाद यानी एक लंबे समय के बाद उनका निर्माण होता है। यानी ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में एक लंबा समय लगता है, उनके जो है वो सीमित भंडार है, यानी एक बार वो भंडार समाप्त होने के बाद उनका निर्माण नहीं हो सकता, उनको हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं। अब नवीकरण संसाधन का अगर हम उदाहरण देखें तो उसके अंदर अगर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो ज्वारीय ऊर्जा हो गई, अपने कह सकते हैं सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, वायु, जल, ये जितने भी प्रकार के जो संसाधन है इनको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं, क्योंकि इनका जो है वो पुनः निर्माण हम कर सकते हैं। जबकि अनवीकरण संसाधन की अगर उदाहरण की बात करें तो जितने भी प्रकार के हम खनिज संसाधन कह सकते हैं, जिसके अंदर धातुएं कह सकते हैं, जीवाश्म ईंधन कह सकते हैं, जिनका जो निर्माण है वो हम पुनः नहीं कर सकते, यानी एक बार उनके भंडार समाप्त होने के बाद हम पुनः उनका निर्माण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के संसाधन को हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं।
अब नवीकरण जो संसाधन है उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी एक तो होते हैं जो सतत प्रवाह वाले यानी निरंतर गतिशील संसाधन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो वायु है, जल है, ये ऐसे संसाधन हैं जो निरंतर गतिशील रहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो संसाधन है नवीकरण संसाधन, उनको हम जो है वो जैव संसाधन कह सकते हैं, वनस्पति है, जीव जंतु है वगैरह कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अनवीकरण संसाधन की भी बात करें तो अनवीकरण संसाधन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ अनवीकरण संसाधन ऐसे होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं। ध्यान रखना, नवीकरण नहीं होते, पुनः चक्रीय होते हैं। पुनः चक्रीय और नवीनीकरण के बीच में एक अंतर होता है, उसको समझना। नवीकरण का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका बार बार हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, जबकि पुनः चक्रीय का मतलब होता है कि उन संसाधनों का हम निर्माण नहीं कर सकते बल्कि उनके रूप को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाऊं तो एक जैसे खनिज अगर मैं बात करूं धातु की, जैसे लोहा है या सोना है, सोने से हम कोई आभूषण बनाते हैं। एक बार आभूषण हमने कुछ भी आभूषण बनाया तो वापस क्या हम उस सोने से हमारा दूसरे प्रकार का कोई नया आभूषण नहीं बना सकते क्या? फिर हमारी आवश्यकता हुई और कुछ चेंज करना है तो एक और उसी सोने से हम और दूसरा आभूषण बना सकते हैं। लोहे की बात करें तो लोहे से हम कुर्सी बना दी, कुछ समय बाद वो कुर्सी टूटी तो हम उसी लोहे से दरवाजे का निर्माण कर सकते हैं, उसी लोहे को हम टेबल के रूप में निर्मित कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो धातुएं हैं वे पुनः चक्रीय संसाधन है, पुनः चक्रीय अनवीकरण संसाधन है, यानी उनको हम रूप परिवर्तित कर सकते हैं, उनका चक्रण के रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि कुछ अनवीकरण संसाधन ऐसे होते हैं जो अचक्रीय है, यानी कि एक बार उपयोग करने के पश्चात हम न तो उनका कोई रूप परिवर्तित कर सकते, न ही उनको पुनः निर्मित कर सकते हैं। जैसे अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करें, अब जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, कोयले का प्रयोग किया, वो जल गया, एक बार प्रयोग करने के बाद राख हो गया, क्या हम उसको दूसरे रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, है ना, अब पेट्रोलियम पदार्थ का हमने वाहन में एक बार प्रयोग किया, इसके बाद धुआं हो गया, क्या हम उसका दूसरा रूप परिवर्तित करके उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम समझ गए कि अनवीकरण संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुनः चक्रीय यानी जिनका रूप परिवर्तित किया जा सकता है, और एक अचक्रीय जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद कोई भी वापस उसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी किसी दूसरे रूप में भी उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसके अलावा हमने देखा मानवीय जो संसाधन है, यानी जिनका निर्माण प्रकृति नहीं करती बल्कि मानव करता है, इसको भी हम दो प्रकार में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर एक चीज है संरचनात्मक और संस्थाएं, यानी कि मानव अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति है वह उसकी पूर्ति के लिए कुछ स्वयं के द्वारा भी कुछ संरचनाओं का निर्माण करता है। जैसे हमारे घर का निर्माण, अब हमारे घर का जो निर्माण है वो हमने किया, यानी मानव ने किया, प्रकृति ने आकर अपने आप घर नहीं बनाया है। हमने सड़कों का निर्माण किया हमारी आवश्यकता के लिए, तो सड़क का निर्माण मानव ने किया, यानी एक वो सड़क एक संरचना है, हमारा घर एक जो है वो संरचना है, ब्रिज हो गया वो भी एक संरचना है, हमारे वाहन इन गाड़ी का हमने निर्माण किया वो भी एक संरचना है। कहने का मतलब हो गया कि मानव ने जो भी अपनी आवश्यकता के लिए संरचना और संस्था का मतलब हो गया हमारा विद्यालय एक संस्था है, चिकित्सालय एक संस्था है, कोई भी कार्यालय भी एक संस्था होती है जो कि मानव की जो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जरूरी है। जैसे हमारा विद्यालय शिक्षा के लिए जरूरी है तो मानव ने एक संस्था का निर्माण किया विद्यालय नामक। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें किसी संस्था की आवश्यकता है तो मानव ने एक चिकित्सालय का निर्माण किया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मानव के द्वारा संरचना और कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया है जिनको हम मानवीय संसाधन में शामिल करते हैं। इसके अलावा मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए कुछ मात्रा और गुणात्मक चीज़ों का भी जो है वो पैमाना तय किया है। अब मात्रा और यहाँ गुणात्मकता का क्या मतलब होता है यानी इसको हम इंग्लिश में समझें तो क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी मानव दैनिक जीवन के अंदर किसी भी वस्तु को अपनी आवश्यकता के रूप में मापतोल तो करना चाहता है। अब वो मापतोल किसने निर्धारित किया, मानव ने किया या प्रकृति ने किया? जैसे हम किसी भी सामान को तोलना चाहते हैं, किसी भी पैमाने में मापना चाहते हैं, तो जैसे किसी वस्तु को हम वेट में अगर मापते हैं तो 1 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, ये जो माप निश्चित किया है ये किसने किया? ये मानव ने किया है, प्रकृति ने तो निश्चित नहीं किया है। जैसे हम किसी लंबाई को मापना है कि ये मीटर है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इस प्रकार के जो ये मेजरमेंट जो निर्धारित किए हैं किसी भी मानव ने अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, तो ये किसने किए? मानव ने किए। यानी जितने भी प्रकार की मात्राओं का निर्धारण है ये मानव ने किया, इसलिए इसको हम मात्रात्मक संसाधन कहते हैं। अब क्वालिटी यानी किस वस्तु की
क्वालिटी कैसी होगी कि उसका निर्धारण किसने किया? मानव ने किया। इस प्रकार से कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे संसाधन जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया उनको हम मानवीय संसाधन, और जिनका निर्माण प्रकृति से हुआ है उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब आइए एक बार हम इस चार्ट से समझ लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है। इसके अलावा संसाधन को हमने प्राकृतिक और मानवीय दो रूप में बांटकर अध्ययन किया। प्राकृतिक की अगर बात करें तो प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि मानवीय संसाधन मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में जैसे उदाहरण के लिए कहा अपन ने तो जीवाश्म ईंधन हो गया, जितने भी प्रकार के खनिज संसाधन हो गए, जबकि मानवीय संसाधन में हमारा घर हो गया, कार हो गई, हमारी रोडें, रेलवे लाइनें, जिसका भी निर्माण मानव ने करवाया वे मानवीय संसाधन हो गए। अब प्राकृतिक संसाधनों को अभी हमने नवीकरण और अनवीकरण दो अलग अलग भागों में बांटा है। नवीकरण संसाधन कौन से हुए? जिनका पुनः निर्माण कर सकते हैं हम एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, उनको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। जिसमें अपन ने बात की थी जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल है, वायु है, जिनका जो है पुनः निर्माण किया जा सकता है। जबकि अनवीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते, सीमित भंडार होता है, उनके एक बार निर्माण में कई करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उनको हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं। अब नवीकरण में भी अपन ने दो भागों में इसको बांटा है। कुछ संसाधन ऐसे नवीकरण संसाधन होते हैं जो सतत प्रवाहित होते हैं, जिसको अपन जल है या इसको वायु कह सकते हैं आदि, ऐसे कई संसाधन होते हैं। दूसरे जो नवीकरण संसाधन में है जैव संसाधन, यानी जिनको हम वनस्पति, जीव जंतु वगैरह कह सकते हैं। इसके अलावा अनवीकरण संसाधनों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है पुनः चक्रीय, दूसरा है अचक्रीय। यानी अनवीकरण संसाधनों का हम पुनः निर्माण तो नहीं कर सकते, बल्कि जो पुनः चक्रीय संसाधन होते हैं उसके अंदर जैसे हम धातुओं को शामिल करते हैं इनका रूप परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि अचक्रीय संसाधन जो है इनका हम न तो एक बार प्रयोग करने के बाद न तो रूप परिवर्तित कर सकते हैं, न दोबारा इनका निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद अपन ने जो मानवीय संसाधन की बात की उसको भी हमने दो भागों में बांटा है, जैसे संरचनाएं, संस्थाएं और मात्रा और गुणात्मक। संरचना और संस्थाओं की अगर बात करें तो ऐसे मानवीय संसाधन, मानव के द्वारा निर्मित संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे अगर बात करें हमारा घर है, कार है, जो भी सड़कें हैं एटसेट्रा, कुछ भी जिसका निर्माण मानव ने किया है, प्रकृति ने नहीं किया, वे सब मानवीय संसाधन। और मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए जो मात्राओं और जो क्वालिटी और क्वांटिटी का जो निर्धारण किया है, मानव के द्वारा वो निर्धारण किया गया है, इसलिए हम मात्रा और गुणात्मक को भी मानवीय संसाधन के रूप में शामिल करते हैं। अब हम निम्न आधारों पर भी संसाधनों का वर्गीकरण करके इनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन आधारों के आधार पर हमसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि संसाधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी उत्पत्ति के आधार पर बताइए संसाधनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं या कितने प्रकार अपन कह सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन होते हैं। जैव संसाधन वे होते हैं जो जीव मंडल के अंदर पाए जाते हैं और सजीव होते हैं, उनको हम जैव संसाधन कहते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति जीवों से होती है, जो जैव मंडल के अंदर पाए जाते हैं। यहां जैव मंडल का मतलब समझना, जैव मंडल जो है हम उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र के अंदर सजीव रहते हैं। तो कौन से वो क्षेत्र है? तो इसके लिए हम जल मंडल कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जल के अंदर भी जो है वो सजीव रहते हैं, मछलियां वगैरह पानी के अंदर रहती है, तो जलमंडल हो गया। इसके अलावा स्थलमंडल हो गया जहां जो है वो सजीव रहते हैं, और वायुमंडल हो गया जहां पक्षी वगैरह भी रहते हैं, उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इस क्षेत्र को हम सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहते हैं। यानी जैवमंडल के अंदर जो सजीव रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, जिसके अंदर वनस्पति है, जीव जंतु वगैरह शामिल होते हैं। दूसरा अजैव, यानी कि ऐसे संसाधन जो निर्जीव है, जिनकी प्रकृति से जो है वो उत्पन्न हुए हैं और जो निर्जीव है उनको हम अजैव कहते हैं, जिसके अंदर हम जीवाश्म ईंधन है, चट्टान, खनिज वगैरह सबको शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है समाप्यता के आधार पर, अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो
एक बार उपयोग करने के बाद जिनके भंडार समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम कौन से जो संसाधन वो समाप्त हो सकते हैं, कौन से संसाधन समाप्त नहीं हो सकते हैं, इसके आधार पर भी दो प्रकारों में बांट सकते हैं। तो समाप्यता के आधार पर बात करें तो नवीकरण व अनवीकरण संसाधन, जिसकी अभी अपन ने पूर्व में बात भी की थी कि ऐसे संसाधन जिनको रासायनिक या जैविक क्रिया के द्वारा जिनका पुनः निर्माण कर सकते हैं उनको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं, जिसके अंदर अपन ने देखा था सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वायु आदि संसाधन को हम नवीकरण संसाधन में शामिल करते हैं। जबकि ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिनके संचित जो है वो एक निश्चित भंडार है, उनका हम उपयोग एक बार करने के बाद यानी उनके भंडार समाप्त होने के बाद उनका पुनः निर्माण नहीं कर सकते, उनको हम अनवीकरण संसाधन में शामिल करते हैं। अब कौन से होते हैं अनवीकरण संसाधन? तो हमने देखा इसके अंदर जितने भी प्रकार की धातुएं हैं, जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम आदि को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों के अगर प्रकार की बात करें, यानी कि संसाधनों के ऊपर कौन स्वामी है यानी मालिक कौन है, इसके आधार पर अगर हम बात करें तो हम इसको चार प्रकार में बांटकर समझते हैं। एक, ऐसे संसाधन जिनके ऊपर कोई व्यक्ति जो है वो मालिक होता है तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे घर के हम मालिक है, यानी मेरा घर, मेरी गाड़ी है, तो जो मेरा स्वयं का है यानी जिसका मालिक मैं हूं, यानी कोई व्यक्ति विशेष है, तो वह संसाधन उस व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे मेरी भूमि, तो मेरी भूमि का मैं मालिक हूं, तो वह मैं उसका व्यक्तिगत मालिक हो गया, तो वह मेरा व्यक्तिगत रूप से संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन सा होता है? जिसका कोई एक व्यक्ति विशेष मालिक होता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है, बल्कि वह एक समुदाय विशेष के लिए उपयोगी है, यानी उनका उपयोग जो है एक समुदाय करता है, एक समुदाय उसका मालिक होता है। अब ऐसे कौन से संसाधन हो सकते हैं? तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे किसी समुदाय विशेष के अंदर जैसे कोई एक पार्क हो गया, उस समुदाय विशेष का एक शमशान भूमि हो गया, या हम तालाब की बात कर सकते हैं, किसी समुदाय के बीच में एक जो है वो तालाब है, या किसी समुदाय के बीच में कोई विद्यालय है, तो हम कह सकते हैं कि जिनका उपयोग कोई समुदाय विशेष करता हो, समुदाय विशेष जिसका कोई मालिक हो, उसको हम जो है वो सामुदायिक संसाधन में रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय संसाधन की, तो वैसे तो किसी भी देश के अंदर अगर तकनीकी तौर पे हम बात करें तो किसी भी देश के अंदर जो भी संसाधन है वो उस राष्ट्र की संपदा है, उस राष्ट्र के संसाधन कहलाते हैं। अब राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन है, उनका भी कोई राष्ट्र जो अगर उसके लिए उपयोगी है, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए कोई उपयोगी है, तो सरकार जो है उनका अधिग्रहण कर सकती है। जैसे किसी राष्ट्र के अंदर उसकी जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, उस सीमा से लेकर समुद्र के अंदर लगभग 12 नॉटिकल मील तक यानी 22 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी वन संपदा है, जितने भी भूमि है, उन सब का जो मालिक है वो एक राष्ट्र है, यानी राष्ट्र की सरकार है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अंदर जो कुछ भी संसाधन है उसके मालिक एक राष्ट्र की पूरी सरकार है, यानी राष्ट्र के वह संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो किसी भी अगर राष्ट्र की बात करें तो किसी भी राष्ट्र के अंदर जो स्थलीय सीमा के बाद में जो समुद्री सीमा शुरू होती है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ समझाऊं तो जैसे ये भारत है, दक्षिणी भारत की अगर बात करें हम, तो यहाँ से ये समुद्र स्थलीय सीमा खत्म हो जाती है, इसके बाद ये समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। तो ये 200 नॉटिकल मील तक, यानी 200 नॉटिकल मील पूरे समुद्री सीमा किधर भी बात करें तो 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है किसी भी देश के अंदर समुद्री जो सीमा है, यानी समुद्र के अंदर स्थल से लेकर 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसका वो देश जो है वो उपयोग कर सकता है। लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाद का जो समुद्री क्षेत्र है उसके अंदर वह देश बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, उनके संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि भी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी देश की स्थलीय सीमा से लगाकर समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र है उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। यानी वहां पर अगर किसी भी संसाधन का उपयोग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेनी होती है। तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर हमने देखा कि व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं,
सामुदायिक संसाधन भी होते हैं और किसी भी राष्ट्र के अंदर सभी संसाधन तो किसी राष्ट्र के संसाधन भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील के बाद का पूरा क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। विकास के स्तर के आधार पर हम बात करें, यानी अभी तक हमारे पास उपलब्ध तकनीक का हमने कहाँ तक प्रयोग करके और जो प्राकृतिक संसाधन है या जो दूसरे संसाधन है उनको हमारे लिए उपयोगी बनाया है। तो इसके आधार पर अपन बात करें तो संभावी संसाधन, संचित भंडार और विकसित संसाधन, हम 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। अब संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन अभी तक उपलब्ध तकनीक का प्रयोग करके हमने इसका पूर्ण रूप से अभी विकास नहीं किया है। जैसे अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र के अंदर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण क्षमता के साथ इनका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। उसी प्रकार अगर हम बात करें संचित भंडार की, तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में मौजूद है लेकिन उनको प्राप्त करने की अभी तक हमारे पास तकनीक नहीं है, यानी तकनीक के अभाव में वे सिर्फ संसाधन अभी भंडार के रूप में है, हमारे लिए अभी उपयोगी हम नहीं बना सकते। अब ऐसे कौन से संसाधन, एक उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे H2O यानी जो जल है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर जो है वो जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन जो है वह ऊष्मा प्रदान कर सकता है, तो हम इस तकनीक से जो है वो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तकनीक के अभाव के अंदर हम इस जल से जो है वो इस प्रकार से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन जो अणु हैं जो जिनके यौगिक से जो जल का निर्माण हुआ है, हम हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास तकनीक के अभाव के कारण हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद में है विकसित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनके लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनका पता लगाया जा चुका है और उनकी कितनी मात्रा है उस जगह पर, उनके क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, उन सब का पता लगाया जा चुका है और उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीक भी है और पूर्ण रूप से हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं। यानी इस प्रकार के संसाधनों को हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। यानी जिनके भंडार के बारे में भी हमें पता है, क्वालिटी क्या है ये भी हमें पता है और उनसे प्राप्त करने की तकनीक भी हमारे पास में है और उस तकनीक का प्रयोग करके हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस पहले वीडियो के अंदर यह जाना कि संसाधन किसे कहते हैं। मुख्यतया संसाधनों को हमने 2 भागों में बांटा था, प्राकृतिक और मानवीय। फिर प्राकृतिक संसाधनों को भी हमने 2 भागों में बांटा था, नवीकरण, अनवीकरण। फिर नवीकरण संसाधनों को भी हमने 2 भागों में बांटा था, एक सतत प्रवाह वाले संसाधन थे और दूसरे जैव संसाधन थे। हमने अनवीकरण संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा था, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो पुनः चक्रीय और अचक्रीय संसाधन। और इसके अलावा मानवीय संसाधनों में हमने देखा था संरचनात्मक और संस्थाएं, मात्रा और गुणात्मक संसाधन थे। लेकिन इसके अलावा हमने अगर इस प्रकार से हमें पूछा जाए कि निम्न आधार पर अगर बताना हो संसाधनों के प्रकार, तो उसका भी हमने वर्गीकरण देखा कि उत्पत्ति के आधार पर करें तो जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर यानी कौन से समाप्त होने वाले कौन से नहीं होने वाले यानी नवीकरण और अनवीकरण। इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर यानी संसाधनों के मालिक कौन है इसके आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो व्यक्तिगत यानी जो मालिक है व्यक्ति है वो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर हम विकास के स्तर के आधार पर बात करें यानी अभी तक हमारे पास उपलब्ध तकनीक का प्रयोग करके हम कितना उपयोग कर रहे हैं उसका, तो संभावी संसाधन जिनका अभी तक पूर्ण विकास नहीं कर पाए हैं, पूरी संभावना है भविष्य में उनका उपयोग करने की। संचित भंडार जो है, संचित भंडार का मतलब हमारे पास उपलब्ध है लेकिन अभी तक हमारे पास तकनीक नहीं है। और विकसित संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में भी पता लगाया जा चुका है और हमारे पास इनके उपयोग के लिए एक तकनीक भी है और इस तकनीक का प्रयोग करके हम हमारे जीवन में इसका पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार।